नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रयागराज के समाज सेवी बसपा नेता शहीदुर रब जी हैं। आज शहीदुर रब जी से मेरे सहयोगी चेष्टा पाठक राजनीतिक विचारों पर उनसे बातचीत करेंगी। तिवारी टॉक शो में सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी 3 कैटेगरीज जो हमारे सामने हैं कि आप 3 क्षेत्रों में लगे हुए हैं, समाज सेवा में और आपका बिजनेस भी है और आप आर्किटेक्ट भी हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? तीनों चीज़ों को आप कैसे कवर करके चलते हैं? सबसे पहले तो मैं चेष्टा जी आपको धन्यवाद देता हूँ, नमस्ते करता हूँ कि आपने मुझे मनोज तिवारी टॉक शो में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है जहाँ तक तीनों क्षेत्र की बात है जो है तो इसमें जो है क्योंकि रियल इस्टेट का हो, आर्किटेक्ट का हो या और कोई व्यापार हो, तो व्यापार आदमी को जीवन यापन करने के लिए मस्त होता है या नौकरी होती है। 2 ही ऑप्शन होता है कि या तो आप व्यापार करेंगे या तो आप नौकरी करेंगे। क्योंकि मैंने कुछ दिन नौकरी भी की है, 9 साल नौकरी भी की है, तो मुझे उसका भी अच्छा खासा तजुर्बा है। और 9 साल नौकरी करने के बाद मैं व्यापार में आया हूँ। गॉड गिफ्टेड कैसे मैं डाइवर्ट हुआ मुझे खुद ही नहीं पता है, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी से ही सारी चीज़ें हुआ करती हूँ और आज मैं एक व्यापारी के रूप में ही छोटा मोटा जाना जाता हूँ जो है। और जब आप किसी भी लाइन में थोड़ा सा कुछ करने में कामयाब होते हैं तो ऊपर वाला आपको इन चीज़ों के लिए, जैसे कुछ लोग समाज में सब एक जैसे नहीं होते हैं, स्तर के नहीं होते हैं, तो उनको देने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम चुना करता है, जिसको हम लोग समाज सेवा के रूप में जानते हैं, समाज सेवा के रूप में जानते हैं। तो शायद उसने मुझे भी थोड़ा सा मौका दिया। जब उसने मेरी पॉकेट मजबूत की तो मैंने उधर भी उस चीज़ को सर्व करना चालू किया। और मेरा अपना और मेरे लोगों का सोच यही है, जहाँ तक हमने बचपन से सुना है, कि अगर आप पॉकेट गरीबों को ढीली करते रहेंगे तो ऊपर वाला आपकी पॉकेट अपने आप मजबूत करता है। तो उसको देख करके, उसको सोच करके, सुन करके और हालात को समझते हुए हमने जो है उसमें भी कदम बढ़ाया और समाज सेवा जो भी जिस काबिल हूँ करता रहता हूँ। लेकिन ये बताने और दिखाने की चीज़ नहीं होती है। जहाँ तक पॉलिटिकल उसका है तो समाज सेवा करते करते कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हुआ कि एक बीच में, अब तो खैर उतना नहीं है, लेकिन एक बीच में लोगों के बातों को सुनते सुनते यहाँ तक अच्छे लोगों की राजनीति की कुछ कमी हो रही, एजुकेटेड लोगों की कुछ कमी हो रही। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग भी खुद आगे बढ़ करके इस काम को भी करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त हमारे बहुत से सहयोगी साथियों ने कहा कि देखिए रब साहब, ये राजनीति है, राजनीति आप जैसे लोगों को सूट नहीं करती है। शायद उनके वक्तव्य में कहीं ना कहीं सच्चाई रही हो, लेकिन फिर भी किसी काम को करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दूसरा आदमी कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता हूँ या कोई नहीं कर सकता है। उसी को सोचते हुए मैंने उस कदम में, उस लाइन में भी कदम आगे बढ़ाया है और आप लोगों के सहयोग से बहुत कुछ बेहतर मुझे महसूस होता है। सबसे पहली चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका नज़रिया क्या है, राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? और अगर आज की राजनीति की बात की जाए तो इस वक्त क्या माहौल है, मतलब सही तरीका है या फिर आपको लगता है कि नहीं बहुत सारी अभी ऐसी कमियां हैं जिन्हें ठीक करना पड़ेगा? जहाँ तक राजनीति का सवाल है, हम लोगों के बचपन में राजनीतिक लोग भी जो है समाज सेवक ही कहलाते थे और वो समाज सेवा के रूप में ही लेकर के राजनीति किया करते थे, जिसके बहुत से एग्जाम्पल हमारे ज़िले में भी मौजूद हैं, प्रदेश में भी मौजूद हैं और देश में भी मौजूद हैं कि कई साल वो लोग कैबिनेट मंत्री रहे, स्टेट लेवल पर रहे, सेंट्रल लेवल पर रहे, लेकिन उनके घरों को आप देख लीजिए तो आज भी कच्चे हैं, कमज़ोर हैं। फाइनेंशियल उनकी स्थिति देखिए तो वो नहीं है जो एक मंत्री की हमारे दिल दिमाग जहन में हुआ करती है। हाँ, ये ज़रूर हुआ इधर कुछ दिनों में ये बदलाव आया है कि राजनीति को अब लोगों ने जो है समाज सेवा से कहीं ज़्यादा जो है व्यापार के रूप में लेने लगे हैं कि चलिए हम व्यापार करते हैं, राजनीति का भी इसमें कुछ पैसे लगाते हैं और आगे इसका बहुत बेहतर रिटर्न आएगा जो है, क्योंकि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनेगी, फाइनेंशियल भी स्थिति चेंज होगी, प्लस और भी जो है परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। उसके भी एग्जाम्पल हर जगह मौजूद हैं, हमारे ज़िले में मौजूद हैं। जिन लोगों ने एज ए व्यापार को अपनाया है वो लोग भी अपने ढंग से कहीं ना कहीं उस लाइन में कामयाब हैं। जिन्होंने समाज सेवा के रूप में किया है वो अपने ढंग से कामयाब है, क्योंकि उनका अपना एक सेटिस्फैक्शन जो बाई हार्ट मिलता है वो अलग होता है। कुछ लोगों को बाई पॉकेट मिलता है वो सेटिस्फैक्शन, लेकिन कुछ लोगों को बाई हार्ट मिलता है। तो जो लोग समाज सेवा के रूप में लेते हैं वो बाई हार्ट सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, और जो लोग जो है व्यापार के रूप में लेते हैं बाई पॉकेट चाहते हैं कि हमारा सेटिस्फैक्शन हो। मेरे हिसाब से यही बेसिक डिफरेंसेस इस बीच में हुआ है।
और चूँकि आज के डेट में देश में प्रदेश में ज़्यादातर जगह एक पार्टी की सरकार है, और जब एक पार्टी की सरकार होती है तो वहाँ पे ताकत होती है। ताकत में कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सबको नहीं सूट करते हैं, लेकिन कभी कभी उस ताकत में कुछ फैसले ऐसे भी ले लिए जाते हैं जो समाज के लिए ज़रूरी होता है, और बिना ताकत के वो फैसले नहीं लिए जा सकते। तो हर चीज़ का अपना प्लस और माइनस दोनों होता है जो है। तो आज की डेट में जो सरकार चल रही है आप सभी को पता है कि एक ताकतवर सरकार है, और अच्छी बात है, उससे कुछ देश को फ़ायदे भी हैं, कहीं कहीं कुछ लोगों को उससे दिक्कत। लेकिन एक सवाल ये है जो हम सभी जानना चाहेंगे कि राजनीति में जो पैसे का उपयोग होता है, यानी पैसा जैसे भी आता है, जो भी अर्निंग्स होती हैं मंत्रियों की और जो बड़े अधिकारी होते हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, तो उन पैसों का असल में राजनीति में उपयोग क्या है? अगर हम इस तरह से कहें कि राजनीति में पैसे का असल इस्तेमाल कहाँ होता है? राजनीति में पैसे का असल इस्तेमाल तो हर जगह है। पैसे का कहीं आप मूव कर रहे हैं तो भी पैसा चाहिए, किसी से मिलना जुलना है तो भी पैसा चाहिए, कोई आदमी आपके यहाँ आ रहा है उसको वेलकम कर रहे हैं तो भी पैसा चाहिए, आप कहीं मिलने जा रहे हैं या कहीं मॉप के पास जा रहे हैं तो भी पैसा चाहिए। तो पैसे का सदुपयोग तो हर जगह है, तो उसकी कोई बात नहीं है। बाकी कमाई के स्रोत का जहाँ तक बात है, मंत्रियों की भी तनख्वाह लिमिटेड है, विधायकों की भी तनख्वाह लिमिटेड है, सबकी तनख्वाह लिमिटेड है, लेकिन इतनी तेज़ उनकी ग्रोथ कहाँ से होती है, अब वो किस रूप में उसको कैसे करते हैं, उसका अपने पद का फ़ायदा लेकर के व्यापार अपना बढ़ाते हैं या क्या करते हैं, ये हमारा आपका विषय नहीं है। ये तो सरकार का विषय है कि अगर किसी के पास कोई गलत मनी है, कोई गलत अर्निंग है, तो वो उस चीज़ को देखती है, वॉच करती है। तमाम डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो हैं, लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये सरकार का काम है, जो सरकार का काम है वो सरकार करे तो बेहतर है, और जो हमारा आपका काम है हम आप करें। हम आप तो सिर्फ इतना जानते हैं कि सामने वाला नेता किस स्वभाव का है, किस तरीके का है, कैसे हमको ट्रीट करता है। हमसे मतलब होता है कि जैसे उसकी जनता जो भी है उसको कैसे ट्रीट करता है। मेन बेसिक चीज़ें ये हैं। वेल, एक बहुत खास सवाल ये है कि यूपी में जो सरकार है इस वक्त, या ये कहिए कि यूपी की राजनीति पे अगर हम बात करें, तो इस प्रदेश की राजनीति को देखने का आपका नज़रिया क्या है? क्या चीज़ें जो चल रही हैं वो सही हैं सरकार के तहत, या फिर यहाँ पे बदलाव ज़रूरी है, कुछ बदलाव होने चाहिए? देखिए, हर आदमी की सोच में फ़र्क होता है जी, चाहे जो जिस स्तर का हो, जिस सोच का हो। तो नेचुरल बात है कि कोई भी सरकार कितनी अच्छी हो, कितनी ख़राब हो, हर आदमी उसको ना अच्छी कह सकता है, ना हर आदमी उसको ख़राब कह सकता है। जैसे सामाजिक रूप पे अगर आप जाइए तो जो हमारे धार्मिक लोग होते हैं, चाहे वो मौलाना के रूप में हो, चाहे पादरी के रूप में हो, चाहे जो है पंडित के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, किसी को भी हर आदमी उनको पसंद नहीं करता है। कोई आदमी का देखने का तरीका अपना अलग होता है, उसी को कोई आदमी पसंद करता है, उसी को कोई आदमी नापसंद करता है। अगर समाज में कोई डकैत भी हुआ करता है, उसको भी कुछ लोग चाहने और मानने वाले होते हैं, उसके भी कुछ फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि वो उनमें अपनी अच्छाई, अपना चीज़ देखता है। तो हर आदमी को देखने का नज़रिया अलग होता है। हमारा भी देखने का नज़रिया अलग होगा। हो सकता है कुछ बातों पे हम सरकार से बहुत सहमत हों, हो सकता है कुछ बातों पे ना भी सहमत हों। हमारे नज़रिए से सरकारें नहीं चल सकती, किसी इंडिविजुअल के नज़रिए से कोई सरकार नहीं चलती है, हमेशा मॉब के नज़रिए से चलती है, मेजॉरिटी के सिस्टम से चलती है। सरकार बनती है तो कैसे बनती है? मेजॉरिटी से बनती है। जिसके विधायक 50% क्रॉस कर जाएंगे वो सरकार बनाएगा। अब वो जब क्रॉस करके जब वो सरकार बनाएगा तो उनमें जो सबसे लोकप्रिय होगा वो उसका हेड बनेगा, वो अपनी टीम को चुनता है। तो उसमें किसी का नज़रिया काम नहीं करता, उसमें मेजॉरिटी की सहमति चलती है। तो मेजॉरिटी जनता ने जब उनको पसंद किया है, उनका राइट है कि वो जनता को सेटिस्फाई करते हुए अपने को सत्य प्रूफ करें और अपने को और आगे बढ़ाने का काम करें। हमारा काम है अपोजिशन में है तो हम अपोजिशन की बात करेंगे, उनका काम है सत्ता में है तो सत्ता की बात करेंगे। हमारे सेटिस्फैक्शन और ना सेटिस्फैक्शन से किसी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, ना पड़ना चाहिए। अब अगर बात की जाए बसपा के तहत कि आप बसपा को समर्थन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की या फिर 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तो यहाँ पे स्थिति हम सबको पता है कि क्या स्थिति हुई थी चुनाव की। फिलहाल बसपा हमेशा कह रही है, लगातार खबरें आ रही हैं कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी तरह का गठबंधन या सहयोग उसे नहीं चाहिए। तो ये बात सच है, और अगर सच है तो फिर ऐसा क्यों लगता है? सबसे पहली चीज़ तो आप गलत आदमी से गलत सवाल कर रहे हैं। मैं पार्टी का मुखिया नहीं हूँ, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ।
ये फैसला जो है मुखिया का होता है, उसका जो आदेश होगा वही हम लोगों को मानना है। मुखिया भी फैसले लेता है तो बहुत सारी चीज़ों को देख करके समझ करके तब वो लेता है, और वो भी मेजॉरिटी के पसंद के हिसाब से ही लेता है। उसमें हमारा कोई दखल नहीं है कि हम गठबंधन में जाएंगे कि इंडिविजुअल। जो हमारा मुखिया कह रहा है वही सत्य है और उसी को हम मानते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं, ना उसमें हमारा कोई दखल है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बसपा अपना घोषणा पत्र जो है वो नहीं निकालती है, तो इस बार जैसे कि अगर मुद्दे की बात की जाए तो चुनाव में मुद्दा आप लोगों ने सोच रखा होगा, वो क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगे? आप एक बात बताइए कि बसपा जो है या जितनी नेशनल लेवल या स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, सब अपना चुनाव का घोषणा पत्र देती हैं। घोषणा पत्र की कोई अकाउंटेबिलिटी है? देखा जाए तो है कोई अकाउंटेबिलिटी? उतनी नहीं कही जा सकती। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ उसकी नहीं है मेरे हिसाब से। ये तो पार्टी के उनके हेड के ऊपर डिपेंड करता है कितना उसमें से फुलफिल करते हैं, कितना नहीं करते हैं। घोषणा पत्र जब होना चाहिए, घोषणा पत्र का मतलब होता है उस पार्टी का एफिडेविट, कि अगर आप उस एफिडेविट से अलग हटते हैं तो उसके ऊपर फिर एक्शन होना चाहिए। उसका अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से जनता को भी रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे किसी भी घोषणा पत्र की कोई जवाबदेही नहीं है। ये उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हमारी पार्टी घोषणा करने में विश्वास नहीं करती, कर्म करने में विश्वास करती है। वो करके दिखाती है, और जो करके दिया है, जब मौका दिया पब्लिक ने, तो उसका जवाब आज भी कोई पेश नहीं कर पाया है। चलिए, बातचीत का सिलसिला सैदुर जी के साथ कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा आराम करते हैं और नए सवालों के साथ फिर थोड़ी देर में वापस आते हैं। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम सवालों का जो सिलसिला है वो वापस से शुरू करते हैं सैदुर जी के साथ। तो सैदुर जी, आप ये बताइए कि आज जो राम मंदिर का शिलान्यास होना है, उसको लेकर आगामी चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल, इन तीनों राज्यों में देखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है? वो धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, उस धार्मिक कार्यक्रम से आप राजनीतिक कार्यक्रम को क्यों जोड़ती हैं? वो वहाँ राजनीति होनी है। राजनीति में धर्म से कोई मतलब नहीं है। अब पब्लिक इतनी समझदार हो चुकी है, वो राजनीतिक कार्यक्रम जहाँ पे होगा, राजनीति में जिसका जिससे फ़ायदा होगा उसके साथ रहेगा। चलिए ठीक है, अभी हम आपसे थोड़ा सा मीडिया से जुड़े कुछ बातें करते हैं। मीडिया के साथ आपका बहुत ही अच्छा ताल्लुकात रहा है हमेशा से, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि मीडिया किस हद तक सही है और सही चीज़ें हमारे सामने पेश करती है? देखिए, मीडिया को तो फोर्थ स्तंभ सो डिक्लेयर करके कहा गया है कि ये चौथा स्तंभ है जो देश को चलाने में काम आता है, और मीडिया ने कहीं ना कहीं अपने को प्रूव कर दिया कि हम चौथे स्तंभ नहीं बल्कि पहले स्तंभ भी अगर कहिए तो हम उसमें भी अपनी दखल रखते हैं या कंपटीशन में हम हैं। और मीडिया में भी जैसे और लाइन में है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे डेली की लाइफ का हो, अच्छे भी लोग हैं, आपके सोच को भी सूट करते हैं, आपकी सोच को नहीं भी सूट करते। कुछ खराब लोग भी हैं जो अपने मीडिया का जो धर्म होता है आईना दिखाना होता है समाज को। अगर आप आईना देख रहे हैं तो जो ओरिजिनलिटी आपकी होगी वो बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए। वैसे ही मीडिया को होना चाहिए कि अगर मीडिया का मतलब है कि उससे कोई बात बोली जा रही है तो वास्तविक स्थिति देश की क्या है, दुनिया की क्या है, ज़िले की क्या है, वो सामने होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हमारे ख्याल में उससे भटके हुए हैं, वो अपने धर्म को निर्वाह नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा उनके सिस्टम में भी बदनामी का कहीं ना कहीं उनको भी चोला ओढ़ना पड़ता है कि जो है मीडिया अपना रोल सही ढंग से नहीं कर रही है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करके मीडिया के सिस्टम को ज़िंदा रखा हुआ है, जिसको आप लोग खुद देखते हैं, वो यूट्यूब पे, टीवी पे, कहीं पर भी उन्होंने कभी अपने पेशे के को कंपेरिजन नहीं किया, कहीं फाइनेंस या कोई उनको परचेज नहीं कर सका आज तक। तो मीडिया का असली चेहरा तो वही है, बाकी साथ में कुछ लोग जुड़ गए, गलत जुड़ गए, वो एक अलग इशू है। आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और आपकी पार्टी निजीकरण का विरोध नहीं कर पा रही है, जबकि बीजेपी जो है वो एकदम मतलब बसपा जो है उसे कहा जाए तो वो बीजेपी की ही भाषा में एकदम बोलती है। हमारे नेता जो है हमेशा कानून को हाथ में लेने के खिलाफ रही हैं। हमेशा वो कानून की लड़ाई कानून से ही लड़ना चाहती हैं, लड़ती रही हैं। वही शिक्षा उन्होंने हम लोगों को भी दी है।
तो जिस तरीके से लीगल वे में उसका विरोध होना चाहिए हमारी नेता करती रहती हैं, और उनके डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है कानून के अंदर रह करके उसका जो है वो करते हैं। कानून से बाहर जा करके हम लोग कोई बात कभी नहीं करते हैं, न करेंगे। चलिए ठीक है। आप अगला चुनाव सरातू विधानसभा से लड़ेंगे या फिर कहीं और से? क्योंकि सूत्रों के हिसाब से जो हमें पता चला है वो राजेश कुशवाहा जी भी हैं जो दावेदार हैं वहाँ से। देखिए, जहाँ से मुझे मेरे नेता ने मौका दिया था मैंने वहाँ से लड़ा था, पूरी ताकत के साथ लड़ा था। परिस्थितियाँ किसी वजह से कुछ थोड़ा सा विपरीत हुई। आने वाले समय में भी हमारा नेता जहाँ से चाहेगा वो कहेगा आपको लड़ना है फला जगह से, तो मैं लड़ूंगा। अगर उसका आदेश होता है कि नहीं आपको लड़ना नहीं है, आपको खाली पार्टी के लिए काम करना है, तो पार्टी के लिए काम करूंगा। अब बाकी राजेश जी हैं, वेलकम है, और कोई जी है जिनको हमारा नेता टिकट देगा उसके लिए सारे पार्टी के लोग मिल करके उसको लड़ाने का काम करेंगे। उसमें किसी का इब बट नहीं होगा कि जो है आप कैसे मैं कैसे नहीं। जो हमारे नेता का आदेश होगा वही हम लोग करेंगे। अच्छा, आज ध्रुवीकरण और दिखावे की राजनीति की वजह से सबसे ज़्यादा किसका नुकसान हो रहा है? ध्रुवीकरण जो आदमी करेगा जो है नेचुरली उसका फ़ायदा होगा। ध्रुवीकरण करने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए, ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, और एक ऐसा मुद्दा चाहिए, ऐसी ज़रूरत है कि उसको आप क्रिएट कर पाएँ। ध्रुवीकरण का तो हो गया ना कि एक तरफ सारा माप चला जाता है, तो ये किसी के अंदर कैलिबर है, तो हमको देखना है कि हमारे अंदर ही कैलिबर में कहाँ से कमी आई है, हमको उसको ठीक करना है। हमको भी अपने पक्ष में ध्रुवीकरण कराने के लिए मेहनत करना है। चलिए ठीक है। अब एक सवाल ये है कि आप हमारे टॉक शो में ही एक नेता हैं जिन्होंने एक इशारा किया था इस बात पर कि आप चायल से जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और इसके चलते एक आसिफ जाफरी जी जो नेता हैं उनके साथ आपकी थोड़ी दूरियां बढ़ सकती हैं। आसिफ जाफरी जी मेरे छोटे भाई के तरीके से हैं, और जहाँ तक दूरियां बढ़ने का सवाल है, राजनीति में दूरियां क्यों बढ़ेंगी? और जब तक आपको बता दिया कि ये फैसला किसी भी पार्टी के नेता का नहीं होता कि उसको कहाँ से लड़ना है, उसके मुखिया का होता है कि वो कहाँ से उसको बेहतर समझता है। तो जो मुखिया का आदेश हमारे मुखिया का होगा वो हम करेंगे, जो आसिफ जाफरी जी के मुखिया का होगा वो करेंगे। उसमें दूरियां बढ़ने कहाँ से मसला आ गया? एक सवाल ऐसा भी है कि आप सोशल नेटवर्क्स जो हैं वो बहुत यूज़ करते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल साइट्स पे, तो अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो सोशल साइट्स का किस हद तक इस्तेमाल है? सोशल साइट का आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, क्योंकि जहाँ कोई भी चीज़ नहीं पहुँच सकती वहाँ सोशल साइट से आप इजी वे में पहुँच सकते हैं। अपनी बातों का कम्युनिकेशन आप सेकंडों के अंदर यहाँ से बैठे बैठे दुनिया के किसी कोने में पहुँचा सकते हैं, अपने पूरे विचार दे सकते हैं, जबकि दूसरे के थ्रू आप कोई ज़रूरी नहीं कि अपनी पूरी सोच को आगे पास ऑन कर सकें। तो सोशल नेटवर्क का जहाँ तक सवाल है, हमारे ख्याल में हर आदमी को, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, इस्तेमाल करना चाहिए, और लोग करते भी हैं। चाहे अपने फैमिली रिलेशन बनाने में करते हो, चाहे अपने पर्सनल रिलेशन बनाने में करते हो, चाहे पॉलिटिकल रिलेशन बनाने में, चाहे कमर्शियल रिलेशन, सब लोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जी, एक सवाल ये था सैदुर जी कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद क्या बदलाव आएगा या जो अभी चीज़ें चल रही हैं वैसी ही रहेंगी? नहीं, हम लोग तो चाहेंगे ज़रूर बदलाव आवे, और जनता भी चाहती होगी कि बदलाव होते रहना चाहिए। सर, एक सवाल और है कि 2022 में आपको क्या लगता है कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी? क्या लगता है नहीं, हम लोग तो पूरे जतन और मेहनत से अपनी सरकार बनवाने के लिए, बहन जी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट से पूरी कोशिश करेंगे वो है, और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए सैदुर जी, हम लोग ये मान लेते हैं कि आप चायल से ही चुनाव लड़ेंगे, और अगर आपको हम ये चाहेंगे कि आप एक बार चायल की जनता के लिए कुछ मैसेज दें, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं आपके इस सवाल से 1% सहमत नहीं हूँ कि जो है मैं चायल से ही इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं जो जानकारी आपको है। अच्छा। और चायल की जनता का वो नहीं है, चायल की जनता हो या कौशाम्बी ज़िले की जनता हो या इलाहाबाद की जनता हो, करीब करीब इलाहाबाद और कौशाम्बी दोनों ज़िले में मैं वैसे ही जाना पहचाना जाता हूँ, और सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए, विचारों को जानने के लिए। अभी बकरीद जैसा त्यौहार बीता है, जिनको हम मैसेज नहीं दे पाए थे तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। रक्षाबंधन जैसा त्यौहार बीता है हमारे भाइयों का, बहनों का, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस एक पवित्र रिश्ते का जो सबसे हमारे हिसाब से सबसे दुनिया हिंदुस्तान में खूबसूरत जो त्यौहार है वो मैं रक्षाबंधन को मानता हूँ।
क्योंकि ये इंसान को इंसान से जोड़ता है और आपसी मोहब्बत को बढ़ाता है। तो मैं सभी लोगों को इससे धन्यवाद देता हूँ और आपको भी देता हूँ कि आपने मौका दिया मुझे अपनी बातों को अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए जो है। बहुत बहुत धन्यवाद शार्दुल जी। जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता सईदुर रब जी थे, जिनसे हमारी सहयोगी चेष्टा पाठक ने बातचीत किया। चेष्टा पाठक से बातचीत करते हुए सईदुर रब जी ने बताया कि राजनीति में शुचिता की बहुत ज़रूरत है। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और उनकी नेता बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि निजीकरण एक गलत चीज़ है, जिससे जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में बिना घोषणा पत्र जारी किए हुए बहुजन समाज पार्टी तमाम कामों को पूरा करेगी। दीजिए मनोज तिवारी की इजाज़त। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। आगे भी हम आपको ऐसी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते हैं।